गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली की तरह आज फिर हम साइंस का सेशन लेके आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें आपके पीवाइज क्यूज क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद टॉपिक वाइज भी करवाएंगे। टॉपिक वाइज पूरा आपको टॉपिक वाइज एक तरफ से समझाएंगे, आपका मात्रक से लेके फाइनल पॉइंट तक। एक एक टॉपिक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अगर एग्जाम एक्सेंट होता है तो टॉपिक वाइज चलेगा, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशन टॉपिक वाइज प्लस प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करवाएंगे। तो उससे और भी आप जहाँ पे गलती कर रहे हो तो उसको आप बूस्टअप कर पाओगे। तो इस वजह से टॉपिक वाइज सोचे कि वीक में 1-2 दिन टॉपिक वाइज भी करें, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, और अपनी गलती जहाँ पे गलती हो रही है उसको रिप्लेस करो, और आप अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए करो ये कि टेस्ट लगाओ, टेस्ट की गलतियां देखो, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा हो रही है उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक ज्यादा गलती कर रहे हो उसको और ज्यादा पढ़ो, गलतियां ऐसे खत्म होगी। और जैसे मान लो कुछ लोगों को मैथ वीक है तो मैथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, या साइंस वीक है तो साइंस ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। साइंस पढ़ने का मतलब एक छोटा सा नोट्स बना लो, उसको प्रॉपर रिवाइज करो, सुबह उठो रिवाइज करो। तो ऐसे चीजें धीरे धीरे कम होंगी, कम गलतियां भी कम होंगी। तो एग्जाम लगभग आपका नवंबर में तय है, जो अपनी दी हुई डेट पे आरआरबी एग्जाम लेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में डेली के तरीके से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, और सारे आए हुए ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम इधर उधर का कंटेंट पढ़ाते ही नहीं, सारा वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है या फिर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये कि मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था, किसके लिए कोड नाम था। अब देखो, स्माइलिंग बुद्धा की बात करें तो स्माइलिंग बुद्धा जो कोड नेम था, तो जो पोखरण परीक्षण हुआ था ना, जो पोखरण परीक्षण हुआ था, यह कब हुआ था? 1974 में। किसकी देख रेख में हुआ था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की देख रेख में हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा गया था। तो आप देख लीजिए, 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत नहीं, ऐसा नहीं। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद, ऐसा भी नहीं। 1998 में पोखरण परीक्षण सेकेंड। अब पोखरण परीक्षण इसको पहला इस वजह से नाम दिया गया था, इसके बाद एक और पोखरण परीक्षण हुआ था जिसका नाम शक्ति दिया गया था। कौन सा? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ये कब हुआ था? ये 1998 में हुआ था। इसको पोखरण परीक्षण सेकेंड कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे? इसको पोखरण परीक्षण फर्स्ट कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? भारत के द्वारा 1994 में किया गया पोखरण परीक्षण प्रथम परमाणु परीक्षण था। तो आंसर आपका डी इज करेक्ट, आंसर डी सही हो जाएगा। दोनों याद रखिए, मिशन शक्ति 1998, मिशन स्माइलिंग बुद्धा, तो स्माइलिंग बुद्धा आपका 1974। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड या कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? देखो, अगर मान लो कैडमियम, बोरान एंड कैडमियम की जो रॉड रहती हैं, ये परमाणु भट्टी में क्या काम करेगी? ये परमाणु रिएक्टर में क्या काम करेगी? परमाणु रिएक्टर में क्या काम करेंगी? ये जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेंगी? अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। देखो, बोरॉन कभी कभी ये भी पूछता है
कि बोरान कैडमियम परमाणु रिएक्टर में कैसे यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं मंदक की तरीके से। कैसे? मंदक के जैसे यूज होते हैं, मंदक के जैसे यूज होते हैं। मंदक के जैसे बोरान कैडमियम यूज होते हैं, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके उसकी गति को कम करेंगे। लेकिन अब मंदक में एक चीज और यूज होती है, जो कि आपको क्या, D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड या फिर ग्रेफाइड, दो चीजें और यूज होती हैं। ये क्या करती हैं, ये गति को उसको कम करती हैं। कैसे? उसकी ऐसे मतलब ये उसको मिला दिया जाता है तो गति उसकी अपने आप कम हो जाती है। और बोरान कैडमियम न्यूट्रॉन को अवशोषित करके उसकी गति कम करते हैं। तो देख लो कौन सा है। विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, बात तो सही है, और तापमान अधिक वृद्धि को रोकती है, बात सही करती है, लेकिन प्रोसेस ये नहीं करती है। चेन रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है, और अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। आगे पढ़ो। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडन की प्रक्रिया ये नहीं करेंगी। चेन विखंडन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। करेंगे क्या? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगी, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगे। आंसर बी इज करेक्ट। देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन एक बनेगा मंदक में कौन सी चीज यूज होगा, तो बोरान कैडमियम यूज होगा, नंबर 1 बात ये। नंबर 2 आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O और ग्रेफाइट भी यूज होता है। अब न्यूट्रॉन को अवशोषित करके नाभिकीय रिएक्टर की गति को कौन धीमा करता है, तो आपका न्यूट्रॉन की अवशोषित करके गति को धीमा करेंगे बोरान एंड कैडमियम। अगर कहेगा कि मंदक के जैसे कैसे यूज होते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रॉन की बात नहीं करेगा, तो आप ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड आंसर लगा के आओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो एक चीज ये अच्छे से ये समझ लो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, क्योंकि वो चुपके से लिख देगा, पता चले बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन उससे गलत हो जाता है हमारा। तो देखो क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोबाल्ट 60 का यूज आप कहाँ करते हो, कैंसर में यूज करते हो, शरीर के अंतरंग के अबुर्द का उपचार करते हो, ठीक बात है। आयोडीन 131 का थायराइड में करते हो, बिल्कुल सही। आयोडीन 32 का यूज स्वायत्त रक्तता उपचार में करते हो, और गोल्ड 198 का उपचार रेटिना में नहीं, इसका कैंसर में इसका भी होता है, इसका भी कैंसर में ही यूज किया जाता है। तो आपका आंसर डी नहीं होगा, तो डी ही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में आप समझी रहते हैं स्पर्म से, तो बीज का अध्ययन किया जाता है। देखो अगर स्पर्मोलॉजी की बात करें तो बीज का अध्ययन किया जाएगा। अब देखो पेडोलॉजी आएगा, मृदा का अध्ययन, ठीक है, और सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, या फिर आपका पिसिकल्चर। देखो पिसिकल्चर मत्स्य पालन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम का पालन, और ओलेरिकल्चर तो सब्जियों का अध्ययन या सब्जी का उत्पादन। तो आंसर इसमें क्या, बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी क्या हो जाएगा, बीज का अध्ययन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीकाकरण के जनक कौन है। टीकाकरण के जनक देखो लैंड स्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप के जनक के माने जाते हैं। रॉबर्ट कोच इनको मृत कोशिका के फादर। बेंटिंग को कैसे जाना जाता है, एडवर्ड जेनर है इसके टीकाकरण के पिता। टीकाकरण के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। और अब कहेगा पेनिसिलिन की खोज
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी। देखो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मतलब भूमि का अध्ययन या मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन। अब देखो इसमें क्या, प्रदूषण के जांचने के लिए आप देखो वाटर के अगर पानी प्रदूषण रहेगा, प्रदूषण की बात सुन लो, अगर पानी प्रदूषण रहेगा, पानी दूषित रहेगा तो कैसे पता लगाएंगे? उसमें प्रेजेंट बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना प्रतिशत आपका बीओडी होना चाहिए ताकि मछलियां उसमें जिंदा रहें, तो 4% बीओडी रहना चाहिए। 4% बीओडी उसका पानी का रहना चाहिए ताकि वहां उसमें मछलियां जिंदा रहेंगी। और प्रदूषण से बहुत सारे, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, बहुत सारे प्रदूषण के बारे में अगर रहेगा, अगर बात करेगा पादप रोगों का, पादप मतलब आप इनकी पेड़ पौधे के रोगों की बात करोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के आइसोटोप्स का द्रव्यमान। देखो मान लो ये है, ठीक है, कोई तत्व है, ये तत्व का ये यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो लिखा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे परमाणु क्रमांक, या फिर क्या बोलेंगे? प्रोटॉनों की संख्या, या फिर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब एक ही बात है। और जो यहां पे लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस जो होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक बात है। अब देखो कह रहा द्रव्यमान कितना दिया गया है, मान लो कोई है, द्रव्यमान कितना दिया गया? 298। इसका जो न्यूट्रॉनों की संख्या है बीच का दे ही दिया 196। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या यहां की मान लो ये निकालना है आपको, यहां की निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंस होता है ये, मतलब 298 माइनस x बराबर क्या होगा? 196। ठीक बात है। इसका डिफरेंस ये होता है, तो इसका डिफरेंस बराबर ये हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? x को उधर ले जाओगे तो 298 माइनस 196 बराबर x हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 98 और 6, 98 इधर आगे हैं और 4 जोड़ दो तो 102 आंसर बी आपका करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ओम प्रतिरोध पर 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा। देखो अब गिवन पहले लिख लिया करो, अगर न्यूमेरिकल आता सबसे पहले गिवन। आई बराबर कितना दिया? 5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? 30 मिनट। अगर सेकंड में इसको कन्वर्ट करोगे तो 30 गुणे 60, ये सेकंड में आ गया। ठीक, आंतरिक ऊर्जा। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, H बराबर I²RT, I²RT। तो देखो हमको क्या निकालना है? अब ये भी दिया है, R भी दिया है, कितना? 2 ओम। ठीक, R भी 2 ओम दिया है, सारी वैल्यू रख दो। I की वैल्यू कितनी है? H बराबर I²RT होता है, I²RT। तो I² की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। R की वैल्यू 2 है, T की वैल्यू 30 गुणे 60 है, मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 तिछाक
1800, ये कितना हुआ 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 18, ये हुआ। तो 18 पचे 90, 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴ जूल, 9 इंटू 10⁴ जूल। देखो 18 पचे 90, 3 जीरो वो है, 3 जीरो ये लगा दो, जिसको कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 10⁴। ठीक बात है। तो जूल, जूल क्योंकि हमको उष्मा निकालनी थी, उष्मा की यूनिट जूल या ऊर्जा की यूनिट जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, मतलब क्यू की मात्रा दे दी गई कितना 300 कूलाम। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होती है तो समय ज्ञात करें। तो आई की वैल्यू कितनी थी 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो समय की वैल्यू निकालना है। तो देखो Q बराबर होता आई इंटू टी, Q बराबर आई इंटू टी। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे नहीं आएंगी चीजें, आप न्यूमेरिकल लगाओगे, न्यूमेरिकल लगाते लगाते चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो देखो Q की वैल्यू कितनी थी 300, आई की 0.5, टी निकालना है। तो टी बराबर कितना होगा 300 अपान 0.5, यह निकाला 5 छक्के 30, मतलब 600 सेकेंड। कितना आया टाइम 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। कहां पे 600 सेकेंड, ए में है आज 600 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको भी इसी तरीके से सारी चीजें आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी सारी चीजें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखा की अपेक्षा में ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होगा, बस ढूंढ लो। क्योंकि देखो क्या करते हैं, मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ध्रुव है, तो ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर से हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक बात है, ऊपर जाएंगे इक्वेटर से या नीचे आएंगे जी का मान बढ़ेगा। यहां सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, यहां भी सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। बट इक्वेटर पे, इक्वेटर पे यहां सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि भार कहां पर शून्य होगा, पृथ्वी पर भार कहां शून्य होगा। तो पृथ्वी के आप नोट बना के लिख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होगा। ठीक बात है, ठीक है। अब आंसर टैकल करो। देखो ध्रुव पर पिंड का भार शून्य होगा, ध्रुव पर पिंड का भार मैक्सिमम होता है, ये आंसर नहीं होगा। ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। सही लग रहा है। ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा के अपने भार के बराबर नहीं होगा। फिर क्या है, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार अपने भार से कम थोड़ी होगा, क्या होगा, अधिक होगा। आंसर आपका सी इज करेक्ट, आंसर सी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना के नहीं जाइएगा, क्योंकि आरआरबी छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, आरआरबी में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। इसी वजह से आप इधर उधर की बुक ना पढ़ के आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सारी चीजें आपकी कवर होंगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा, गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, कुछ भी की बात करें, कहां शून्य होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का दूसरा नाम, गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम से क्या संबंधित है। देखो गति का दूसरे नियम से
अगर पहले नियम से क्या करें, ये पहले नियम से संबंधित है, जड़त्व, ठीक है। थ्रस्ट और दाब, ये नियम से आपके गति के नियम से तो संबंधित नहीं है, आपका दूसरे नियम से कौन संबंधित है, संवेग। संवेग अगर F बराबर m इंटू ए, आपका डी आंसर सही होगा। अगर दाब की यूनिट की बात करें तो दाब की लिखते हो कैसे, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की यूनिट न्यूटन, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। अगर थ्रस्ट की बात करें, देखो थ्रस्ट बटे क्षेत्रफल, इसको भी दाब ही कहते हैं तरीके का, ये दाब ही है एक जैसा, दाब ही है, धक्का लगाना दाब ही है, दाब ही जैसा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वह जड़त्व को उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। भाई कोई आदमी जब छलांग लगाता है तो पहले कुछ दूर दौड़ के आता है, मान लो कोई बॉलर है, अगर बॉलिंग करता है तो अपना रन अप लेता है, पहले दौड़ के आता है, तो किस वजह से आता है, क्योंकि वो आराम का जड़त्व होता है, वो मतलब ये कहता है कि अपनी बॉडी को हम थोड़ा गति में ले आए, तो क्या करता है, क्या कह रहा है, दौड़ता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो किस वजह से, उसके आराम में, उसकी दिशा में, आकार में, दिशा आकार दोनों नहीं होगा, आप कंफ्यूज आराम और गति में हो सकते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को गति में ले आए। किसमें, गति में। आंसर डी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो देखो अगर न्यूटन की बात करें, न्यूटन के कितने नियम, न्यूटन के कितने नियम है, 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 नियम कौन सा है, जड़त्व का। नंबर 2 संवेग जो अभी बताए हैं। नंबर 3 का क्रिया, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल अपोजिट एंड रिएक्शन। ठीक, पहले से क्या मिलेगी, पहले से परिभाषा, दूसरे से सूत्र, तीसरे से प्रकृति, बल की प्रकृति मिलेगी। तो देख लो क्या कह रहा है, परिभाषा किससे मिलेगी, तो परिभाषा दूसरे से मिलेगी, नहीं, दूसरे से मिलता है सूत्र, पहले से मिलेगी, हाँ पहले से ही मिलेगा, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आंसर आपका बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा ऊर्जा प्रयुक्त होती है, कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होगी, आप नाभिकीय ऊर्जा यूज करोगे, नहीं, आप रासायनिक ऊर्जा यूज करोगे, आप विद्युत ऊर्जा तो यूज नहीं करोगे, तो कौन सी, आप मानव शरीर में जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। रासायनिक ऊर्जा तो आप यूज नहीं करोगे, रासायनिक ऊर्जा तो अब जैसे मान लो रासायनिक ऊर्जा कैसे यूज कर पाओगे, तो स्थितिज ऊर्जा मनुष्य यूज करता है अपने काम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हार्स पावर बराबर होता है किसके, 746 वाट के, 746, ये रटा हुआ क्वेश्चन है, आप समझ लो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आरआरबी में, ऐसा नहीं मिलेंगे, नहीं जरूर मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। तो देखो एक रिलेशन है, F बराबर G(m1 m2 अपान r स्क्वायर। अब देखो क्या कह रहा है, बल के साथ में आकर्षित करती है जो कि वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। किसका, ये क्या है, वर्ग के विपरीत अनुपातिक है, किसके, दूरी के, उसके मध्य के बीच की दूरी के। आंसर सी आपका करेक्ट है। ये क्या है, ये मास है, द्रव्यमान, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी अगर वैल्यू की बात करें 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट की बात करें तो देखो, यूनिट की बात अगर इसकी बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट इसकी होगी। अगर इसकी खोज की बात करें तो किसने खोज की थी? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उनके मध्य के बीच की दूरी के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करेगा। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करेगा। देखो FLE, ये चीज याद रखो, ये पहली श्रेणी में होगा, ये दूसरी में होगा, ये तीसरी में होगा। ये सारे अगर बीच में है, बीच में, F मतलब फलकर्ण, L मतलब लोड, E मतलब इफर्ट। ठीक है, अगर फलकर्ण बीच में है, ठीक है, तो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगर इफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब देख लो, तराजू है, ठीक है, तराजू में लोड कहाँ रहता है? किनारे रहता है। लोड किनारे रहता है, उसमें बीच में क्या रहता है? तराजू में बीच में क्या रहता है? इफर्ट रहता है। बीच में इफर्ट रहता है तराजू में, तो बीच में इफर्ट रहता है, तराजू कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हुआ? तीसरे। हल है, हल कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हुआ? हल में इफर्ट कहाँ रहता है? हल में इफर्ट किनारे रहता है। ये भी मनुष्य का हाथ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है, तो उसका लोड कहाँ रहता है? लोड मान लो आगे होगा, लोड कहाँ होगा? आगे होगा, तो लोड तो बीच में होगा नहीं। बीच में क्या होगा उसका? बीच में होगा उसका, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है मनुष्य का हाथ, क्योंकि इसमें लोड बीच में होगा। ठीक है, सर्वता आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, क्योंकि देखो उसमें इफर्ट कहाँ रहता है? बीच में। तो फलकन कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा, फलकन बीच में रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। पास्कल किसकी? दाब की होगी। वोल्ट किसकी? वोल्ट की होगी। वोल्ट की विभवांतर की। केल्विन ताप की होगी। केल्विन ताप की होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट ओम मीटर। ओम किसकी होगी? प्रतिरोध की होगी। ये रेजिस्टेंस। एम्पियर किसकी मात्रक होगी? एम्पियर धारा। जूल किसका? उष्मा या ऊर्जा। उष्मा या ऊर्जा, बिल्कुल सही है, उष्मा या ऊर्जा की जूल होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए समझ में आएगा। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखो ऐसे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हम अभी कुछ बताए थे, किसकी यूनिट है? जिसका मान बताए थे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका मान था? ये जी का मान था। जी है क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ढूंढ लो, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण नहीं। संवेग की यूनिट की न्यूटन सेकेंड। दबाव की तो जानते हो, न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर त्वरण की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक भौतिक नियतांक की, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आपका ये मान होगा और ये वैल्यू होगी। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम और अच्छा कर पाए।
थैंक यू।